लोगों ने अपनी एंटी फंगल ड्रग्स जो हमारे फार्मा में थी वो हम लोगों ने सारी कंप्लीट करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक असेसमेंट शेयर कर दूं, जिससे आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सिनेरियो बेस्ड और स्टेम बेस्ड दोनों तरह के मैंने एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए दोनों तरीके के एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने का। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड में आप लोगों ने मुझे अपने स्कोर्स नीचे कमेंट्स में लाजमी बताने कि आप लोगों के कितने ठीक हुए। So question number 1 is a 42-year-old diabetic man develops cryptococcal meningitis. He is started on induction therapy with 2 antifungal agents. One drug binds ergosterol and forms membrane pores, while the other inhibits fungal DNA and RNA synthesis after conversion into 5-fluorouracil. अच्छा नीचे MCQs में ना मैं वो डालना भूल गई हूँ, सॉरी ऑप्शंस। वो कह रहा है कि एक 42-year-old डायबिटिक मैन है जिसको ना क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाता है और उसको ना 2 एंटी फंगल एजेंट्स एज अ थेरेपी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। वो ना आपसे दोनों ड्रग्स का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा है। वो कह रहा है कि एक ड्रग जो है वो एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड होकर ना उसमें पोर्स बना देती है और जो दूसरी ड्रग है उसने बेसिकली DNA RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करना है आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू 5-fluorouracil। सो आपने बताना है विच ड्रग इज़ विच। सो जो ड्रग हमारे पास एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड हो रही है ना बच्चों और मेम्ब्रेन पोर्स बना रही है वो हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी है। वो हमारे पास पॉलीन है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जो दूसरी ड्रग है जो DNA RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है और 5-fluorouracil के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो बेसिकली आपके पास कौन सी ड्रग है, 5-फ्लोरोसाइटोसिन है। ठीक है, जो आपके DNA RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती है या फ्लूसाइटोसिन भी इसको बोलते हैं। और एक चीज़ आपको उससे भी पता चल रही है कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है। मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए आपने फ्लू वाली ड्रग्स याद रखनी है, फ्लूसाइटोसिन और फ्लूकोनाजोल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास टाइम बेस्ड है कि विच एंटी फंगल ड्रग इनहिबिट्स द बीटा 1,3-D ग्लूकन सिंथेसिस इन द फंगल सेल वॉल। वो कौन सी ड्रग है जो आपके पास बीटा ग्लूकन सिंथेसिस को यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। आपको पता है ना सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, बीटा ग्लूकन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बीटा ग्लूकन को कौन इनहिबिट कर रहा होता है हमारे पास, एम्फोटेरिसिन बी, कैस्पोफंगिन, फ्लूकोनाजोल और ग्राइसियोफिल्बिन। तो इसमें से हमारे पास जो बीटा ग्लूकन सिंथेसिस वाला आएगा बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास कैस्पोफंगिन आएगा, क्योंकि कैस्पोफंगिन हमारे पास क्या होती है कि इकाइनोकैंडिन होती है और जो इकाइनोकैंडिन्स होती है इनका काम क्या होता है कि इन्होंने फंगल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ पेशेंट विद एक्यूट ल्यूकीमिया डेवलप्स पर्सिस्टेंट फीवर डिस्पाइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्लड कल्चर्स ग्रो कैंडिडा स्पीशीज। द पेशेंट इज न्यूट्रोपेनिक एंड हैज माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट। विच ड्रग इज प्रेफर्ड एज द इनिशियल थेरेपी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि पेशेंट है जिसको ल्यूकीमिया कैंसर है और उसको जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हुए भी उसको बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से जो कैंडिडा स्पीशीज़ हैं जो कि आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है वो ओवर ग्रो कर गया। सो वो कह रहा है कि पेशेंट के अंदर WBCs बहुत कम है और उसको माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट भी है। तो आपने बताना है कि आपने कौन सी ड्रग सेलेक्ट करनी है। तो कीटोकोनाजोल, कैस्पोफंगिन, ग्राइसोफुल्विन या टर्बीनाफीन। तो जाहिर है बच्चों इसमें से हम लोग कैस्पोफंगिन दे रहे होंगे जो कि इकाइनोकैंडिन है। मैंने आपको बताया था कि कैंडिडा के लिए आप लोगों ने इकाइनोकैंडिन्स को प्रेफर करना होता है। ठीक है, और कीटोकोनाजोल हम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो तो हम सिर्फ क्यूटेनियस इन्फेक्शन के अंदर दे रहे होते हैं। क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस, अगर क्यूटेनियस कैंडिडा इन्फेक्शन भी है ना तो उसके अंदर भी जो है ना हम दे सकते हैं, लेकिन उसको क्यूटेनियस इन्फेक्शन नहीं है, उसको फीवर की वजह से एंटीबायोटिक्स की वजह से कैंडिडा की ओवर ग्रोथ हुई हुई है। ठीक है, बाकी हमारे पास ग्राइसियोफुल्विन और टर्बीनाफीन वैसे हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है और इसका राइट आंसर भी हमारे पास इकाइनोकैंडिन्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच एंटीफंगल एक्ट्स बाय बाइंडिंग एर्गोस्टेरोल रिजल्टिंग इन पोर फॉर्मेशन एंड लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट। यानी कि वो कौन सी एंटीफंगल ड्रग होती है जो कि एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करती है, पोर्स बनाती है और लीकेज कराती है इंट्रासेलुलर कंटेंट की। तो उसमें हमने पॉलीन पढ़ा था, पॉलीन की जो रिप्रेजेंटेटिव ड्रग है दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एम्फोटेरिसिन बी आ जाएगा। फ्लूकोनाजोल हम नहीं लगा सकते क्योंकि एजोल्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जो एजोल्स होते हैं बच्चों वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं कि वो लैनोस्टिरोल को ओगोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने देते, 14 अल्फा डीमेथाइलेज को इनहिबिट कर देते हैं। और जो कैस्पोफंगिन होते हैं वो इकाइनोकैंडिन होते हैं, उनका काम सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, बीटा ग्लूकन सिंथेसिस को। और जो फ्लूसाइटोसिन होता है उसने DNA RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, थाइमिडाइलेट सिंथेज को भी वो इनहिबिट कर रही होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा। Question number 5 is a patient receiving amphotericin B develops hypokalemia and rising serum creatinine. The toxicity is primarily due to। वो कह रहा है कि एक पेशेंट जो एम्फोटेरिसिन B ले रहा था उसको हाइपोकेलीमिया हो जाता है और उसकी सीरम क्रिटिनिन राइज हो जाती है, यानी कि इट इज़ सम हाउ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रीनल सिस्टम, रीनल इम्पेयरमेंट।
सो टॉक्सिसिटी हमारे पास क्यों हो रही होती है? हेपेटिक नेक्रोसिस की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से, या फिर रीनल ट्यूब्यूलर डैमेज की वजह से। ऑफ कोर्स बच्चों, रीनल ट्यूब्यूलर डैमेज की वजह से जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वैसे भी वो काफ़ी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। ये न्यूरोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, और इसके कुछ इन्फ्यूजन रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं। सो रीनल ट्यूब्यूलर डैमेज इसका राइट आंसर है। विच एजोल हैज़ द बेस्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेनिट्रेशन एंड इज कॉमनली यूज फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस कंसोलिडेशन थेरेपी। यानी कौन सी एजोल है जो कि CSF को बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाती है और उसको हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें से एजोल्स ही पूछे हुए, इसमें कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, पोजाकोनाजोल। तो बच्चों इसमें से हम लोग फ्लूकोनाजोल लगाएंगे। मैंने आपको बताया था जो फ्लू वाली ड्रग्स है ना, वो दोनों ड्रग्स हम लोगों ने क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए रख ली हैं। सो क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा बीटा। Question 7. A patient taking warfarin is prescribed an antifungal for oral candidiasis soon after the INR rises significantly. Which mechanism best explains this interaction? ठीक हो गया। वो यही बात आप लोगों से अच्छा बच्चों, INR हमारे पास क्या होता है? INR हमारे पास होती है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपको बता रहा होता है कि आपका खून आम अल्फाज में कहें तो कितना पतला है। अब वारफरिन हमारे पास क्या होती है? एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, ये हमारे पास खून को पतला कर रही होती है। वो कह रहे हैं कि जब हमने इस बंदे का INR चेक किया कि ये बंदा जो है ना वो वारफरिन भी ले रहा था और एंटी फंगल ड्रग कैंडिडियासिस की एंटी फंगल ड्रग, यानी 2 ड्रग्स ले रहा था बेसिकली। एक वारफरिन ले रहा था और एक इन्फेक्शन की वजह से एंटी फंगल ड्रग ले रहा था। तो वो कह रहा है कि वो एंटी फंगल ड्रग जब उसने ली है और साथ वारफरिन भी ली है तो उसका INR देखे तो INR बहुत बढ़ा हुआ था। INR बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है वारफरिन की टॉक्सिसिटी ब्लड के अंदर बढ़ गई है, वारफरिन की जो अमाउंट है ना वो बढ़ गई है। तो वारफरिन की अमाउंट अब क्यों बढ़ी है ड्रग के अंदर? वो कह रहा है कि आपने बताना है कि इन दोनों ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शन क्या है। आखिर वारफरिन का जो मेटाबॉलिज्म कम हुआ है और वारफरिन की जो अमाउंट बढ़ी है इस बंदे के ब्लड के अंदर, ऐसा क्यों हुआ है? तो बच्चों ऐसा हमारे पास हो रहा होता है CYP450 एंजाइम्स की इनहिबिशन की वजह से। जो हमारे पास एंटी फंगल ड्रग थी जो भी ऑरल कैंडिडियासिस के लिए प्रेस्क्राइब की गई थी, उसने क्या किया कि जो CYP450 एंजाइम थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वारफरिन मेटाबॉलिज्म, उन्होंने उस ड्रग ने वो एंजाइम इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से वारफरिन का जो अमाउंट है वो बढ़ गया और इसी तरह से उसकी जो टॉक्सिसिटी है या कह लें कि INR जो है ना वो काफ़ी रेज हो गया। सो इसका आंसर आ जाएगा बीटा, CYP450 एंजाइम्स की इनहिबिशन। नेक्स्ट, अच्छा ये वारफरिन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 इज विच एंटी फंगल इनहिबिट्स कॉलिन एपॉक्साइड। अच्छा ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है तो आप इसको जो है ना वो लीव भी कर सकते हैं। वैसे टर्बीनाफीन होती है जो कि स्क्वालिन एपॉक्साइड एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पेशेंट विद एक्सटेंसिव टीनिया कैपिटिस रिक्वायर्स सिस्टमिक थेरेपी बिफोर टॉपिकल ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। विच ड्रग एक्यूमुलेट्स इन द केराटिन प्रिकर्सर सेल्स। वो कह रहे हैं कि टीनिया कैपिटिस के लिए एक पेशेंट जो है ना वो सिस्टमिक थेरेपी ले रहा है क्योंकि इससे पहले वो टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाते हैं, यानी कि उसके सर के ऊपर इन्फेक्शन हो गई है, फंगल इन्फेक्शन। तो वो पहले कोई लगाने वाली क्रीम इस्तेमाल करा था लेकिन अब वो इनफेक्टिव हो गई है तो उसको कोई खाने वाली दवाई चाहिए। सो वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एक्यूमुलेट हो जाती है केराटिन प्रिकर्सर सेल्स के अंदर। बच्चों वो ग्लाइसियोफुल्विन होती है, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटम कॉर्नियम तक चली जाती है और इसको हम क्यूटेनियस म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 11, अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट डेवलप्स इन्वेजिव एस्परजिलोसिस विच एंटीफंगल इज कंसीडर्ड द फर्स्ट लाइन थेरेपी। वो कह रहे हैं कि एक BMT का पेशेंट था तो उसको जो है ना वो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हो गया, तो उसके लिए कौन सी एंटीफंगल फर्स्ट लाइन होगी? मैंने आपको बताया था कि आपने वॉरिकोनाजोल में वी और इन्वेजिव का वी आप लोगों ने याद रखना है। तो बच्चों इसमें से हम वॉरिकोनाजोल जो है ना वो उस बंदे को देंगे, ऑप्शन बी वॉरिकोनाजोल। Question 13, a woman develops vulvovaginal candidiasis after receiving broad spectrum antibiotics. Which oral azole is most commonly prescribed? अच्छा ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक औरत है उसको वल्वोवैजिनल कैंडिडियासिस हो गया एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो कौन सी हम अजोल देंगे? तो बच्चों देखो इसमें से हम कीटोकोनाजोल तो बिल्कुल भी पिक नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो आपने सिर्फ ऊपर की जो स्किन वगैरह की इन्फेक्शन है, CMC है, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस है या डर्मेटोफाइटोसिस है उसमें देनी है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है ना वो कैंडिडा में दी जा रही होती हैं, पोजाकोनाजोल भी मेरे ख्याल से हम लोग दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्लूकोनाजोल लगाएंगे कि फ्लूकोनाजोल में हम लोगों ने क्या याद किया था कि फ्लू से आपने याद रखना है कि फ्लू अफेक्ट करता है आपके थ्रोट को। सो ऑरोफेरेंजियल और एसोफेजियल कैंडिडियासिस, और मैंने कहा था जब वो याद करोगे तो साथ में फिर वेजिनल कैंडिडियासिस भी याद कर लेना। सो वल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस के लिए फ्लूकोनाजोल दी जाएगी, ऑप्शन ए। Question 16 is which antifungal causes the inhibition of fungal mitosis by binding the microtubules। बच्चों ये ग्लाइसियोफुल्विन होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है ना वो इनहिबिट कर रही होती है। Question 17 is a patient taking rifampin
डेवलप्स हिस्टोप्लाज्मोसिस। वो कह रहा है कि एक पेशेंट था जो कि रिफाम्पिन ले रहा था और उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाती है, ठीक है, विच ऑरल एजोल में हैव रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस बिकॉज रिफाम्पिन इंड्यूसेस द हेपाटिक एंजाइम। तो वो कह रहा है कि कौन सी एजोल जो है ना वो काम करना बंद कर जाएगी क्योंकि रिफाम्पिन जो है ना वो इंड्यूस कर रहा होता है हेपाटिक एंजाइम को। बच्चों इट्राकोनाजोल, आप लोगों ने ये रिफाम्पिन, ये जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और वारफरिन वगैरह है ना, इनके साथ ये दवाइयाँ जहाँ पे भी लिखी हुई होंगी ना वो आपने इंटरेक्शन लाजमी याद करनी है। ये रिफाम्पिन हो गई, वारफरिन हो गई और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, इनके इंटरेक्शन जो है ना वो अक्सर आ जाते होते हैं। सो वो कह रहे हैं कि कौन सी जो है ना वो एजोल फेल हो जाएगी क्योंकि रिफाम्पिन के उसके साथ इंटरेक्शंस है, तो बच्चों वो इट्राकोनाजोल है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी ये बात अलग से बताई थी। सो इट्राकोनाजोल। क्वेश्चन 19, अ पेशेंट डेवलप्स विजुअल डिस्टर्बेंसेस शॉर्टली आफ्टर बिगनिंग थेरेपी फॉर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। अब इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लिए हम कौन सी ड्रग लेते हैं? वोरिकोनाजोल। इन्वेजिव में आता है वी और वोरिकोनाजोल में आता है वी, और वी से ही बनता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सो वोरिकोनाजोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड इट इज़ द ड्रग विच इज़ प्रेस्क्राइब फॉर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 20, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकाइनोकैंडिन इज करेक्ट। वो कह रहे हैं कि इकाइनोकैंडिन के बारे में कौन सी बात ठीक है? दे इनहिबिट एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा एंड एस्परजिलस, दे बाइंड फंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे वेल एब्जॉर्ब्ड ऑरली। तो ये इनमें से क्या आ जाएगा? इकाइनोकैंडिन एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को तो बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं कर रहे होते, तो अल्फा तो हो गया गलत। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी ये बाइंड नहीं करते, ग्लाइसोफुल्विन करते, तो चार्ली ऑप्शन भी हो गया गलत। और वेल एब्जॉर्ब ऑरली ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन बीटा जो है ना वो निस्बतन ठीक ऑप्शन लग रहा है क्योंकि इसको हम कैंडिडा और एस्परजिलस के लिए दे रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैंडिन से कैंडिडा आपने याद रखना है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 21, 58-year-old मैन with HIV presents with headache and fever. He is diagnosed with cryptococcal meningitis and started on amphotericin B. To reduce the dose of amphotericin B and improve fungal killing, another antifungal is added. द मेन एडवांटेज ऑफ एडिंग दिस ड्रग इज़। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन बात उसमें सीधी सी है कि एक बंदा है जिसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, उसको एम्फोटेरिसिन बी दी गई है। अब एम्फोटेरिसिन बी की को इम्प्रूव करने के लिए साथ में एक और एंटी फंगल ड्रग डाली जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि साइनर्जिस्टिक एंटी फंगल एक्टिविटी आए, ठीक है। इसका और कोई वो नहीं होता। जब भी दो ड्रग्स चाहे वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हैं, जब भी कंबाइन करके दी जाएंगी तो उनका मकसद यही होता है कि सॉरी ये पीछे हो गया, उनका मकसद यही होता है कि साइनर्जिस्टिक एक्टिविटी की जा सके और ज़्यादा बेटर तरीके से उस पैथोजन को इरेडिकेट किया जा सके। उसका नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ या सेल वॉल सिंथेसिस किसी की भी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन 22 इज विच एंटी फंगल इज फंजीसीडल अगेंस्ट डर्मेटोफाइट्स बिकॉज इट कॉजेज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ स्कॉलिन। तो बच्चे स्कॉलिन जहाँ भी आता है आप लोगों ने टर्बीनाफीन लगा देना है, वैसे आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। Question 23, a patient receiving long-term corticosteroid therapy develops esophageal candidiasis. Okay. The physician prescribes an oral azole with excellent oral bioavailability that is largely excreted unchanged in the urine. Which drug was prescribed? तो कह रहा है कि एक पेशेंट जो है ना उसको एसोफेजियल कैंडिडाइसिस हो गया और हमने जो है ना आपने बताना है कि कौन सी एजोल इनमें से दी जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी फ्लूकोनाजोल आएगा, सो फ्लूकोनाजोल, फ्लू क्या कराता है? आपका गला ख़राब कराता है, तो उससे आपने गले से याद रखना है ओरोफेरेंजियल और एसोफेजियल कैंडिडाइसिस और साथ में वेजिनल कैंडिडाइसिस। सो एसोफेजियल कैंडिडाइसिस है तो आप लोगों ने फ्लूकोनाजोल लगा देना, ऑप्शन नंबर बीटा। क्वेश्चन 24 इज विच एंटीफंगल इज लीस्ट लाइकली टू इनहिबिट द मेमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम। कौन सी ड्रग है जो बिल्कुल भी इस तरह की इंटरेक्शन शो नहीं करती? तो कीटोकोनाजोल तो नहीं आएगा, इट्रोकोनाजोल भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा फ्लूकोनाजोल, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना वो एक दफ़ा कंफर्म कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर जो है ना वो आप कैस्पोफंगन ही लगाएंगे क्योंकि जो एजोल्स होते हैं उनके इंटरेक्शंस होते हैं। सो कैस्पोफंगन विल बी द राइट ऑप्शन। Question 25, a liver transplant recipient develops invasive aspergillosis. The isolate is resistant to fluconazole. Which class of antifungal is most appropriate? Of course बच्चे invasive aspergillosis के लिए और अगर वो fluconazole से रेजिस्टेंट हुआ है तो हम लोग क्या दे रहे होंगे? हम लोग उसको दे रहे होंगे इकाइनोकैंडिन्स, ठीक है। एजोल उसके ऊपर असर नहीं कर रहे वरना हम लोग फ्लूकोनाजोल दे रहे होते हैं। इन्वेजिव है तो हम जो है ना वो वोरिकोनाजोल दे, लेकिन एजोल से अगर एक एजोल से रेजिस्टेंट है तो ज़ाहिर है बाकी एजोल से भी रेजिस्टेंट ही होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे? इकाइनोकैंडिन्स दे रहे होंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी कैंडिडा आएगा तो आप लोगों ने इकाइनोकैंडिन लगाने हैं। सो ऑप्शन बीटा विल बी द
Right option. Question 27. A patient taking ketoconazole for chronic fungal infection begins self-medicating with an over-the-counter proton pump inhibitor. Several weeks later, the fungal infection worsens. The most likely explanation is. अच्छा, वो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपकी बुक के अंदर भी एज सच नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग इसको कर लो. दरअसल कीटोकोनाजोल के जो इंटरेक्शंस है ना, वो आप लोगों को आने चाहिए कि गाइनिकोमेस्टिया करा रहा होता है और स्टीरॉइड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है. इसके अलावा इसके रिफाम्पिन वगैरह के साथ इंटरेक्शन होते हैं, और इसके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को. बेसिकली कीटोकोनाजोल हमारे पास एक ऐसी ड्रग होती है जो कि ऑरली ली जा रही होती है, और इसको एब्जॉर्ब होने के लिए ना लो गैस्ट्रिक पीएच चाहिए होती है. ठीक है, यानी कि आपका जो नॉर्मल एसिड है ना, वो नॉर्मली जो है ना वो आपके पीएच को कम करके रखता है. आपका गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है, स्टमक की पीएच कम रहती है, तो ये कीटोकोनाजोल के लिए बड़ी फेवरेबल बात है. लेकिन अगर कोई बंदा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना स्टार्ट कर दे, जो पीपीआई ड्रग्स होती हैं, ये ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो वो ड्रग्स हमारे पास बेसिकली क्या कर रही होती हैं कि आपके जो एसिड होता है ना उसको कम कर रही होती हैं. ठीक है, ये वो लोग लेते हैं जिनके अंदर गैस्ट्राइटिस वगैरह हुआ होता है, उनको एसिड कम करना होता है. सो जब एसिड कम हो जाता है तो जो कीटोकोनाजोल होती है ना वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती. तो वो यही कह रहे हैं कि पेशेंट जो है ना वो क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन के लिए कीटोकोनाजोल तो ले रहा था, लेकिन साथ साथ में वो पीपीआई भी ले रहा था. अब कीटोकोनाजोल का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसे फंगल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हुई. तो वो इसीलिए ठीक नहीं हुई बच्चों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच की वजह से. सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक पीएच. बाकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का, क्रॉस रेजिस्टेंस का, रीनल एक्सक्रीशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. Question 29 is a patient receiving amphotericin B complains of chills, fever and muscle pain during the infusion. Renal function remains normal. These symptoms are best described as. वो कह रहा है कि एम्फोटेरिसिन बी एक बंदा ले रहा था और उसको साथ में चिल्स, फीवर और मसल पेन होने लग गया ड्यूरिंग इन्फ्यूजन. रीनल फंक्शन उसका बिल्कुल ठीक है. तो ये सिम्टम कौन से बच्चों? ऑफ कोर्स ये इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन है विच आर कॉज बाय साइटोकाइन रिलीज. इसका सीरम सिकनेस है, बाकी हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी हमारे पास सिर्फ इन्फ्यूजन रिलेटेड इफेक्ट दे रही होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी दे रही होती है, या न्यूरोटॉक्सिसिटी दे रही होती है अगर आप मेनिंजाइटिस में यूज़ करेंगे, इंट्राथीकल एडमिनिस्टर करेंगे. तो वो कह रहा है कि उसका रीनल फंक्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी उसको जो चिल्स, फीवर और मसल पेन हो रहा है ये इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन है. सो ऑप्शन बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. Question 30. Which antifungal drug is most likely to cause endocrine adverse effects such as gynecomastia, decreased libido and menstrual irregularities? तो बच्चों ये कीटोकोनाजोल आपके पास कर रही होती है, क्योंकि कीटोकोनाजोल आपके पास जो गोनेडल स्टीरॉइड सिंथेसिस है उसको कम कर रही होती है, रीनल स्टीरॉइड सिंथेसिस को कम कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हो गया या बाकी जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, उनको कम, एंड्रोजन्स को कम कर रही होती है. तो इस तरह के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, गाइनिकोमेस्टिया, डिक्रीज लिबिडो वगैरह हो रहा होता है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली कीटोकोनाजोल. सो यहाँ तक मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करा दी है. आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.